हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाई विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं। और जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक्स अधातु के बारे में। सिर्फ साइंस किताबों में नहीं, अपने पर्यावरण में भी उपस्थित होती है। बस उसे हमें समझने की जरूरत होती है, और हम उसे अगर भली भांति समझ सकें तो उसको हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का पॉइंट हमारा रहने वाला है अधातु। तो अधातु को हम समझेंगे, उसके भौतिक गुण समझेंगे दोस्तों, और उसके रासायनिक गुण समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, अधातु। ठीक है, अधातु क्या होती हैं दोस्तों, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों। तो अधातुएं वे तत्व हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी जो अधातुएं होती हैं, ना तो ये ऊष्मा इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें जाती है, और ना ही विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाती है। ये भंगुर होती हैं। इतनी भंगुर होती हैं कि इन्हें जो है आप खींच सकते हो। मलिन होती हैं। मलिन का मतलब होता है थोड़ा डल, जिसको बोलते हैं ना, वो होती है। मृदु होती हैं, मुलायम होती हैं, तथा आधुनिक होती हैं। मतलब इसमें कोई ध्वनि किसी भी प्रकार की नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अधातुएं अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब जैसे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, सल्फर है, फास्फोरस है। ये सब क्या है? ये सब अधातुएं हैं दोस्तों। क्या हैं? अधातुएं हैं। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वे होती हैं जो हमें किसी भी वस्तु की एक्चुअली बाहर से दिख जाती है ना, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या होती हैं? तो भौतिक अवस्था इनकी क्या होती है? धातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, है ना। ठोस में भी पाई जा सकती हैं, द्रव में भी पाई जा सकती हैं, और गैस में भी पाई जा सकती हैं। आपको मैं एक अभी सवाल आप लोगों से पूछने वाला हूं इसी के बेस पर। उसके अलावा जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कार्बन है आपके, सल्फर है, फास्फोरस है ना। ये सब क्या है? ठोस अधातुएं हैं। क्या है? ठोस अधातुएं हैं। जबकि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन क्या है? एक द्रवीय धातु है। तो हमने बताया कि ये तीनों फॉर्म में पाई जाएंगी, यानी ठोस में भी पाई जा सकती हैं, द्रव में भी पाई जा सकती हैं, और गैस में भी पाई जा सकती हैं। तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये क्या है दोस्तों? ये अधातु क्या है? ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, ये गैसीय अवस्था में दोस्तों पाई जाती हैं। तो ये जो अधातुएं होती हैं, ये तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि जो अधातुएं होती हैं वो उनके एक द्रव अवस्था का नाम बताइए, एक ठोस अवस्था का नाम बताइए, और एक गैसीय अवस्था का नाम आपको बता देना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब हमें बताना है कि हमने इससे पहले आप लोगों को पॉइंट पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि सोडियम और पोटेशियम चाकू से काटी जा सकती है। तीसरी कौन सी वह धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर सेकंड पॉइंट आता है विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक। क्या है? विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक। तो अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी इसमें विद्युत का फ्लो एक स्थान से दूसरे, एक मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता है। क्लियर है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए ये विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जबकि ग्रेफाइट, याद रखना है दोस्तों, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। ये कार्बन का अपर रूप होता है। क्या होता है? ये कार्बन का अपर रूप होता है। हमने कार्बन का एक अपर रूप यहाँ पे बताया, ग्रेफाइट। आपको दो कार्बन के अपर रूप कमेंट बॉक्स में बताने हैं दोस्तों। क्लियर है? आपको दो
बताने हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं भंगुर की। क्या बात करते हैं? भंगुर की बात करते हैं दोस्तों। तो भंगुर अधातुएं भंगुर होती हैं, किंतु सल्फर और फास्फोरस ऐसी दो अधातुएं हैं, सल्फर और फास्फोरस ये ठोस अधातुएं हैं। क्या है ये? ठोस अवस्थाएं हैं, और इन्हें पीटने पर ये क्या हो जाती हैं? ये टूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों? टूट जाती हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिएगा भैया, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है? मलिन यानी डल, जिनको बोलते हैं डल, ठीक है, थोड़ा मैली टाइप की। तो अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, मतलब इन्हें कोई विशेष शाइनिंग नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। किंतु आयोडीन जो होता है, आयोडीन ये बहुत ही इसमें जो है शाइनिंग होती है, यानी इसमें चमक होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है ऐसे ऐसे पॉइंट, आपको मैं आपको बेहतर समझाने वाला हूं, तो आप लोग जो है अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं मृदु की, यानी मुलायम, सॉफ्ट। क्या होती हैं? अधातुएं दोस्तों मुलायम होती है, यानी मृदु जिनको बोलता है, इंग्लिश में सॉफ्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे सल्फर और फास्फोरस है ना, ये क्या है? ये अधातुएं हैं, लेकिन मुलायम टाइप की होती हैं। किंतु जो डायमंड होता है, यानी हीरा, जो हीरा होता है दोस्तों, वो बहुत ही कठोर होता है, अत्यंत कठोर होता है। हीरा आप लोगों ने नहीं देखा है, जो ज्वेलर्स होते हैं सोनार, उनके वहाँ आप लोग देख सकते हैं, बहुत महंगा होता है, ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है। आपको आप लोगों को बताना है कि जो जो हीरा होता है ना, उसको किस फॉर्म में मापते हैं, या उसको किस फॉर्म में जो है आप लोग तौलते हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अधात्विक है ना, सॉरी आधुनिक, मतलब जो अधातुएं जो होती हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं, उनमें कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं आती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब ये टकरा जाती हैं कभी कभी, ठीक है, तो इनमें सॉरी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब क्या आता है, यहाँ पर आती है इनकी डेंसिटी, यानी घनत्व। क्या होता है दोस्तों? तो घनत्व में अधातुओं के घनत्व कम होते हैं। क्या होते हैं? इनकी जो डेंसिटी होती है दोस्तों, वो कम होती है, ठीक है। और इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो आई होप समझ में यहाँ तक ये पॉइंट आया होगा। और हम अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी हैं। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिएगा, इससे और अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से जाइएगा कहीं नहीं। तो हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके, चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं, अब इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। और दोस्तों इसके जो अंतर होते हैं मेटल और नॉन मेटल, है ना, उनके अंतरों को हम लोग जानेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि इसके जो रासायनिक गुण धर्म होंगे वो क्या होंगे। तो दो सिर्फ हम जानेंगे, बस, ओनली टू। तो पहला है अम्लों के साथ क्रिया। जब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो दोस्तों हाइड्रोजन उत्पन्न कर देती हैं। क्या कर देती हैं? सॉरी, हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती हैं। क्या करती हैं? हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे कार्बन के हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है क्रिया करवाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी मित्रों, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से हाइड्रोजन से जब हमने क्रिया करवाया तो दोस्तों अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाइड्राइड बनाती हैं, क्लियर है। हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे दिया है दोस्तों। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, कई सारे इसके, और इसे दहन कर सकते हैं इसके, और इसको जो हम जल के साथ भी कर सकते हैं, है ना। और तो उसके अलावा बहुत सारे इसके पॉइंट्स आते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि जो धातु और अधातु में अंतर होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो हमने आप सभी को बताया था कि जो धातुएं होती हैं मित्रों, ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? कठोर होती हैं। क्या होती हैं? जो धातुएं होती, चाहे वो लोहे की राड हो, है ना,
या कोई सोना हो, चांदी हो, है ना, तो ये सब क्या है, ये कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर। लेकिन जो धातु एक है वो क्या है? पारा जो होता है, पारे, जो आपका थर्मामीटर होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, उसका जो बॉटम पॉइंट होता है उसमें जो स्टील टाइप का लगा रहता है उसमें पारा भरा रहता है दोस्तों, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों, ठीक है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है मित्रों। फिर क्या होता है? हमने धातु का अंतर बताया, ठीक है। धातु यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिखा धातु। अधातु में क्या होता है दोस्तों? अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में पाई जाती हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में तीनों का एक एक एग्जाम्पल हमें बताना है मित्रों, ठीक है। तीनों का एक एक एग्जाम्पल हमने बताया है, जस्ट हमने भी आपको बताया था, ठीक है। फिर क्या होता है? धातु का दूसरा पॉइंट आता है कि सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। जो धातुएं होती हैं वो उसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है मित्रों, ठीक है। और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ग्रेफाइट तथा गैस या धातु में आता है। ग्रेफाइट तथा गैस कार्बन के अलावा, मतलब इनको छोड़ के, इसमें तो करंट जो होता है, ऊष्मा जो होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकती है। जैसे आपका ग्रेफाइट है, कार्बन है। ग्रेफाइट का जो पेंसिल में मित्रों लगा रहता है, पेंसिल, है ना, वो ग्रेफाइट से ही बनी रहती है। तो कार्बन के अलावा कुछ अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। मतलब कार्बन और ग्रेफाइट जो होता है, इसको छोड़ करके बाकी सारी धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक वे धातुएं होती हैं जिसमें जो ऊष्मा और विद्युत होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना पहुंच पाए मित्रों, ठीक है। अब क्या होता है? जो तीसरा पॉइंट धातु में आता है कि धातुएं अधिक घनत्व, किनका किनका? अधिक घनत्व, जैसे सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, मतलब इनका घनत्व कम होता है ना, तथा उच्च गलनांक वाली होती हैं। जो धातुएं होती हैं इनको, इनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, ठीक है। यानी जब हम उनको क्या करते हैं, मेल्ट करने के लिए हमें अधिक ऊष्मा देना पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है मित्रों। उच्च गलनांक वाली होती हैं, मतलब उनको गलाने के लिए हमें अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है मित्रों। तीसरा पॉइंट अधातु में क्या आता है कि इनका जो अधातुएं होती है इनका घनत्व कम होता है तथा गलनांक प्रायः, यानी घनत्व और क्या कह सकते हैं, गलनांक दोनों प्रायः कम ही होते हैं मित्रों, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या आता है? इनमें आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी भी धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में बना देना, ये होता है आघात वर्धनीयता। और तन्यता का मतलब होता है किसी धातु को खींचकर तार के रूप में बना देना, वो होता है तन्यता। तो इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं मित्रों। लेकिन जो अधातुएं होती हैं इनमें ये गुण, कोई गुण नहीं पाया जाता है मित्रों, ठीक है। इसमें कोई गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं भंगुर होती हैं। क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। लेकिन अधातुएं भंगुर नहीं होती है मित्रों, ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। अब क्या होता है? इनमें चमक होती है। जो धातुएं होती है वो शाइनिंग उनमें होती है, यानी चमक होती है, एकदम बेहतरीन चमक होती है। जैसे सोना हो, चांदी हो, देखो कितनी चमक होती है। तो ये चमकीली होती है दोस्तों, है ना। लेकिन अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन को छोड़ करके। ये ध्वनिक होती हैं। इनमें ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है पीटने पर, ठोकने पर, है ना, टच करने पर। और इनमें क्या होता है? इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है दोस्तों। इनमें आर पार यानी पारदर्शिता का गुण होता है कि जो धातुएं होती हैं उनमें आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें आर पार देखा जा सकता है मित्रों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे, अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो ये ज्ञान अपने तक सीमित ना रखें, अपने मित्रों के पास अवश्य भेज दें ताकि वो लोग भी सीख सकें मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। तो हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मित्रों, ठीक है। तो जी दोस्तों, हम लोग आ गए हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो आप लोग स्किप मत करिएगा और चलते हैं, वीडियो को समझते हैं और बेहतर तरीके से समझेंगे।
क्योंकि वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है दोस्तों? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी मतलब एक्टिविटी सीरीज क्या होती है मित्रों? ये होती है वह श्रेणी होती है ना, वह श्रेणी होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता, वह श्रेणी होती है दोस्तों जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में क्या किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसे व्यवस्थित किया जाता है। विभिन्न धातुओं द्वारा मतलब विभिन्न धातुओं द्वारा अन्य धातुओं को उनके लवण विलयनों से प्रतिस्थापित करने के आधार पर निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं दोस्तों। मतलब क्या होता है कि इसमें जो धातुओं की क्रियाशीलता है उसके क्रम को अरेंज करने के लिए और धातुओं को उनके अन्य धातुओं से विस्थापित करने के लिए जो है ये श्रेणी बनाई गई है, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं मित्रों। ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि इसमें जो सारणी है मित्रों, ये सारणी जो है आपकी, ठीक है, इसमें क्या है कि जो सबसे ऊपर धातु होती है, यानी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातु है वह सबसे अधिक क्रियाशील है, वह सबसे अधिक क्रियाशील है। और उससे जो नीचे है वो कम क्रियाशील है, उससे जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उससे की जो नीचे की है वो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं मित्रों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है। तो क्या करते हैं कि इन धातुओं का हम आगे जो उनके अनुप्रयोग होंगे उनके विलयनों में कॉपर जो सबसे ऊपर है वो सबसे मतलब जो धातु सबसे ऊपर श्रेणी में उपस्थित है वो अपने नीचे वाली धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है मित्रों। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग क्या होंगे कि धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की जो क्षमता होती है ना, क्षमता सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातु का जल अपघटन करके हाइड्रोजन निकालती है, परंतु इससे नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती। मतलब इससे जो नीचे की धातुएं हैं ये ऐसा नहीं कर पाती हैं, जबकि हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं ऐसा कर सकती है मित्रों। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या दिया है कि सोडियम अगर के जली विलयन में हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं सोडियम धातु को, तो इसमें होता है क्या कि हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। मतलब जो हाइड्रोजन है वो सोडियम से नीचे है, यानी उसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है मित्रों। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो अपने से जो क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक सभी को समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है अनुप्रयोग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारा प्रोसेस। इस श्रेणी की कोई भी धातु मतलब जो ये सक्रियता श्रेणी है, इस श्रेणी की कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर सकती है, जो अपने से नीचे रखी है। मतलब अगर पोटेशियम और किसी लवण में सोडियम उपस्थित है तो क्या करेगा, सोडियम जो है को विस्थापित कर देगा पोटेशियम। क्लियर है, और पोटेशियम उसकी जगह ले लेगा मित्रों। ठीक है, देख लीजिएगा जैसे कॉपर सल्फेट में जिंक, तो देखो कॉपर से जिंक ऊपर है क्या, देखो यहाँ पर कॉपर जो है, देखो कॉपर से जिंक कहाँ है, ऊपर है, तो क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा मित्रों। तो कॉपर अलग हो जाएगा और कॉपर की जगह जिंक ले लेता है। यहाँ पर देख लीजिएगा मित्रों, समझ में आया सभी को? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, आपको याद करनी पड़ेगी। उम्मीद है अगर आप लोग याद कर पाएंगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं बोर्ड के भैया, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है मित्रों? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान, जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है।
तो कॉपर का स्थान क्या है? सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है। यह सिल्वर को उसके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका उदाहरण दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अगर हम कुछ आपको समझा पा रहे हैं, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं हमसे, तो ये ज्ञान अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये ज्ञान मिल सके। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर नॉलेज बांटते रहेंगे तो नॉलेज बढ़ती रहेगी। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ अंत तक बने के रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।